नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनल अकाउंट्स, जो कि आपके सिलेबस का सेक्शन वही है जो कि आपका सेक्शन है, सेक्शन सी। और हमारे सेक्शन का नाम भी इत्तेफाक से सेक्शन सी है। तो हम अपने सिलेबस का अपने नाम वाला सेक्शन यानी सेक्शन सी जो है, जो कि हमारा आखिरी सेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सेक्शन ए में हमने 4 चैप्टर पढ़े। सेक्शन ए ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल सेक्शन था, उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो सेक्शन ए भी पेपर में एग्जामिन होता है। पेपर 100% प्रैक्टिकल नहीं आता, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल कॉम्बिनेशन होता है। सेक्शन बी, जिसमें चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 18 तक का हमने अल्हम्दुलिल्लाह सफर तय किया। तकरीबन 14 चैप्टर थे और शुरू के पहले सेक्शन में 4 चैप्टर थे, 18 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। तो शुरू के 4 चैप्टर सिलेबस का सेक्शन ए ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल, फ्रॉम चैप्टर 5 टू चैप्टर 18 सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स चैप्टर 5 था, चैप्टर 18 का करेक्शन ऑफ एरर। ये सारे चैप्टर ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो थे हर चैप्टर में, क्योंकि कोई भी चैप्टर जब टीचर स्टार्ट करता है तो पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देता है और फिर प्रैक्टिकल की तरफ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चैप्टर्स में ना सिर्फ हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बल्कि खासतौर पे सेक्शन बी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट देखे, लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक बैंक रिकंसिलिएशन, लाइक करेक्शन ऑफ एरर, लाइक आपका जो है वो बैड डेट्स, ठीक है, डबल एंट्री, लेजर अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, पेरोल अकाउंटिंग, सेल टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है, बहुत सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस। अच्छा, अब बात ये है कि हम चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, अब वक्त आ गया है फाइनल अकाउंट की तरफ जाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस करने का। खासतौर पे हमने कल एडजस्टमेंट्स पढ़ी है। फाइनल अकाउंट की पहली सीढ़ी, मैं बार बार कहता हूं, अक्सर मैं ड्यूरिंग जब हम सिलेबस का पार्ट भी पढ़ रहे थे, एक्रूअल प्री पेमेंट का चैप्टर मैंने कल पढ़ाया है। हालांकि सिक्वेंस पे मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 8 था, लेकिन मैंने आपको कल भी कहा और मैं अक्सर कहता रहा हूं कि ये जो एक्रूअल एंड प्री पेमेंट से ये फाइनल अकाउंट का पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। और आज भी मैं फाइनल अकाउंट एक शायद इंट्रोडक्टरी लेवल पे डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा आज भी जो टारगेट होगा ना, वो टारगेट एडजस्टमेंट ही होगा। असल में बगैर एडजस्टमेंट के फाइनल अकाउंट नहीं बन सकते, बन तो जाएंगे लेकिन फिर वो सही पोजीशन को शो नहीं करेंगे, सही प्रॉफिट या लॉस आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू डिस्कस फाइनल अकाउंट्स। कल मैंने कहा था फाइनल अकाउंट की पहली सीढ़ी, पहला स्टेप क्या है? एडजस्टमेंट। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा जो है ना पस मंजर से यानी बैकग्राउंड से, या जो हमने पहले कुछ पढ़ा है वहां से कुछ चीजें आगे पुश करता हुआ फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट दूंगा। देखिए, जब आप लोग बिल्कुल छोटे छोटे से थे और आप लोग इस सेक्शन में आए थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपको याद होगा कि नॉन कॉमर्स भी थे शुरू में। सर ये डेबिट क्यों होता है, सर ये क्रेडिट क्यों होता है, सर ये एसेट बढ़ता है तो डेबिट क्यों होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट क्यों नहीं होती। मतलब वो बच्चों के ध्यान में होता है जो बढ़ता है वो डेबिट, जो कम होता है वो। तो ये कॉन्सेप्ट तो गलत है। हम शुरू में ही आपको बता देते कि ये चीज ध्यान से निकाल दें, डेबिट क्रेडिट बढ़ना कम होने का खेल नहीं है, इसके रूल्स है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट देता हूं कि हम लोग जब अक्सर टीचर कहते हैं, मैं भी कहता हूं, मैंने पढ़ा भी एक जगह वेबसाइट पे लिखा हुआ था, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। असल में बिजनेस से अकाउंटिंग को लिंक किया जाता है ना। हम अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो अकाउंटिंग बेसिकली बिजनेस की लैंग्वेज है। अब जैसे भी मैंने कहा ना कि कल मैं वो रात को एसीसी की तरफ से डिनर था,
तो वहां गया था मेरियट में, तो उन्होंने कुछ स्पीकर भी थे 2-4, और एक आध स्पीकर ने बड़ी अच्छी बात बोली। बोला कोई भी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, उसको अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो अकाउंटेंट का एक बड़ा की रोल होता है, और डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने असल में कल एसीसी वालों ने बेसिकली ट्यूटर को बुलाया हुआ था, मतलब जो भी पूरे कराची में एसीसी पढ़ाते हैं उनको उन्होंने इनवाइट किया था, और एक सेलिब्रेशन उन्होंने रखी हुई थी जिसपे जो है उन्होंने कुछ एसीसी फर्दर आगे क्या करने जा रहा है, तब्दीली किस तरफ आ रही है, और अभी पिछले 2 साल में कोविड के बावजूद किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। हालांकि कल एसीसी वालों ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया, हालांकि एसीसी ग्लोबल है, एसीसी तो यूके बेस्ड क्वालिफिकेशन है, बट उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कोविड के दौरान वेल परफॉर्म किया। नो डाउट देखिए कोविड में जो इश्यूज थे, ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग में, देखो आप लोग की तो क्वालिफिकेशन, आप लोग तो जिस दौर से आए ना, इस वक्त आप लोग एकेडमिक से यहाँ पे आए, एकेडमिक में शायद हमारा इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, वहां प्रोमोट कर दिया गया, लेकिन किसी भी प्रोफेशनल बॉडी ने, चाहे वो आईसीए में हो, चाहे वो आईकैप हो, चाहे वो एसीसी हो, ये तीनों प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, एसीसीए, एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो किसी ने भी प्रोमोट नहीं किया, वरना ये कर सकते। जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को प्रोमोट किया गया है, सेकंड ईयर में 4 पेपर आपके लेके, आपको एक चीज मैं आपको बताऊं कि सेकंड ईयर में परसेंटेज नो डाउट ठीक है आप लोग की आई है, लेकिन ये पता है एक तरीके से स्टूडेंट को, मतलब इतना कभी इतनी परसेंटेज नहीं आती, वो तो एक आप लोग के जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना भाई, स्कोरिंग में तो आते मार्क्स, बिल्कुल आते स्कोरिंग सब्जेक्ट तो आपके, आई गेस मेरे भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 90s में अलहमदुलिल्लाह मार्क्स थे, क्योंकि आई नो, और जो भी यहाँ कॉमर्स वाले दे नो वेरी वेल, अकाउंटिंग खासतौर पर फर्स्ट ईयर की बात की जाए, मैथ की बात की जाए, बच्चा अगर मैथ में 50 में से 50 भी ले आएगा ना, मैं बोलूंगा कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया उसने, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत बच्चों वाली मैथ है, स्टैटिस्टिक्स इतनी बच्चों वाली है सेकंड ईयर की, कि अगर मैं भी 50 में से 50 ले आऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा मैंने कोई कमाल नहीं किया भाई, बच्चों वाला पेपर आते हैं, सिलेक्टेड सवाल है, वो आप करके जाओ, आपका पेपर हो जाता है। तो बात ये है कि उस पेपर पे जज करके, पता है कल बड़ी अच्छी बात वहां पे कुछ लोगों ने ये भी कही कि हम लोग जो है ना, अब इतनी परसेंटेज देख के बच्चे अपने आप को शायद खुदा ना खास्ता ओवर एस्टिमेट ना कर दे कि यार हम तो बस हम तो भाई बात ये कि आपकी, बल्कि हकीकत में तो एसीसी ने कहा, क्योंकि हम जो बच्चा उठाते, चाहे वो आईसी में उठा रहा हो, चाहे वो आईकेएम उठा रहा हो, चाहे वो एसीसी उठा रहा हो, हम बच्चा कहाँ से उठाते, इंटर के बाद आईसी में बच्चा कब आ रहा है, इंटर के बाद। मैं भी जाता हूँ यहाँ से, मेरी अलहमदुलिल्लाह क्लास है सीए की, मैंने उस दिन भी कहा था, उस क्लास में लड़की है, उसने 5वीं पोजीशन अलहमदुलिल्लाह ली है, तो वो सीए में तो मैं शायद आपको बताया तबानीस की, शायद मैंने 18 बताई थी, 21 पोजीशन आई है माशाल्लाह उनकी, शुरू की 10 पोजीशन में 21 स्टूडेंट है अलहमदुलिल्लाह, तबानीस की पहली पोजीशन भी आई है, और सेकंड सिर्फ नहीं आई तबानीस की, 1 से लेकर 10 तक सारी पोजीशन तबानी की आई है अलहमदुलिल्लाह इंटर के रिजल्ट में, और उसमें 10 बच्चे नहीं है, 9 बच्चे नहीं है, 21 स्टूडेंट है, यानी एक पोजीशन पे 4 5 भी अलहमदुलिल्लाह। तो बहरहाल बात वही है, वो सारे बच्चे भी फर्स्ट ईयर प्रोमोट, सेकंड ईयर 4 पेपर पे टेस्टिंग। तो ये जो है बेसिकली अब जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, चाहे वो सीए में आ रहा हो, चाहे वो एसीसीए में आ रहा हो, चाहे वो आईसीएमपी में आ रहा हो, बच्चा जो आ रहा है ना, वो 2 साल सही से पढ़ के नहीं आ रहा, अब हमने उसको पॉलिश करना है, तो इनफैक्ट हमारी मेहनत और बढ़ गई है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात ये कि कोविड में कैसे टाइम लोगों ने गुजारे, तो बहरहाल नो डाउट अकाउंटेंट का अपना एक रोल होता है, अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैकबोन, डेफिनेटली हर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होगा अकाउंट्स का, क्योंकि हिसाब किताब तो जरूरी है, बगैर हिसाब किताब के आप, मतलब उन्होंने एक मिसाल दी, याद एक बंदे ने, भाई हमारे घर पे भी हमारी जो माँ होती है वो अकाउंटेंट होती है, बेसिकली वो हर चीज का हिसाब रख रही होती है, ठीक है ना, कि आप किस तरीके से घर का बजट चलाना है, अकाउंटेंट बेसिकली जो है ना वो अकाउंटेबल होता है,
ठीक है, अब बात ये है कि हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस में हमारे पास आती है ट्रांजैक्शन। एम आई राइट? जब आप ये कहते हैं मिस्टर असलम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500,000, असलम भाई ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख रुपए कैश के साथ। तो अब ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बोथ गुड्स ऑन क्रेडिट, बोथ गुड्स ऑन कैश, परचेज गुड्स ऑन कैश, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, पेड प्रीपेड रेंट, पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, पेड marketing expense, paid utilities expense, paid tax to government, issued check to supplier, received check from customer. What are these? Paid salaries to employees, business transaction. अब इनफ्लोज भी हो रहे हैं, आउटफ्लोज भी हो रहे हैं, रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग बिजनेस। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हमारे सामने क्या आती है? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में। अब ये अकाउंटिंग साइकिल आपको बता रहा हूं। जर्नल, जर्नल, जीजे, जीजे के बाद अगला स्टेप होता है जीएल, जर्नल लेजर। अब आप थोड़ा सा, मैंने भी आपको कहा था, आप पस मंजर पे जाइएगा और थोड़ा सोचिएगा कि सर ने स्टार्ट किया था। पहला सवाल मिस्टर सलमान के नाम से, हमने ट्रांजैक्शन देखी बहुत सारी। वो ट्रांजैक्शन किसकी थी? बिजनेस की। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की हमारे सामने क्या आ गई? ट्रांजैक्शन। उन ट्रांजैक्शन को हमने सोर्स बनाया, उनको अपने सामने रखा और एक जगह लिखते गए। वो क्या था जिसमें लिख रहे थे? जर्नल, जर्नल। फिर वो जर्नल को देखा, ट्रांजैक्शन को साइड में रख दिया। फिर किसको देखा? जर्नल से ट्रांजैक्शन को फिर रिकॉर्डिंग नहीं कहते। जर्नल में होता है रिकॉर्डिंग, लेजर में होता है पोस्टिंग। उन ट्रांजैक्शन को सोर्स बनाया, जर्नल को, जीजे को देखकर ट्रांजैक्शन को कहां पोस्ट किया? जीएल में। और फिर जीजे को भी साइड में कर दिया। फिर किसको देखा? जीएल को। और जीएल के बैलेंसेस को कहां जाके लिखा? आज मैं आपको ट्रायल बैलेंस की हकीकत बताता हूं। असल में ये जो ट्रायल है ना, याद रखिए कोई भी अल्फाज जो है ना बगैर मतलब के नहीं होता। हर लफ्ज का कोई ना कोई मतलब होता है। अब ये ट्रायल एक वर्ड है, इस ट्रायल का भी एक मतलब है। ट्रायल का मतलब ट्राई भी कहते हैं इसको। ट्रायल का मतलब होता है दिस इज नॉट फाइनल। जैसे आप कहीं से अच्छा सूट सिलवाए ना, तारीख रोड पे किसी अच्छी दुकान पे चले जाए, किसी अच्छे टेलर के पास जाए, आपने पैंट कोट सिलवाना है किसी बड़े इवेंट के लिए, तो वो आपको बोलता है सर आपकी डेट तो मैं आपको दे रहा हूँ 20 दिसंबर की डेट, लेकिन आप जो है ना 16 को आइएगा मेरे पास। 16 को मैं आपको ट्राई करवाऊंगा, एक ट्रायल के लिए आइएगा, मैं आपको चेक करूंगा कि साइज वगैरह सही है। उसमें वो थोड़ी सिलाई वगैरह रहने देते हैं, मतलब एक, तो फिर वो उसके बाद फाइनल करते हैं। वर्ल्ड कप शुरू होता है उससे पहले ट्रायल मैचेस होते हैं, वार्म अप मैचेस, ठीक है ना, ट्रायल चल रहे होते हैं। अभी तबानीज में टूर्नामेंट होने जा रहा है आने वाले जुमेरात और गालिबन बुध और जुमेरात को, ठीक है। तो टीपीएल होने जा रहा है, तबानीज प्रीमियर लीग। तो अभी जो टीपीएल हो रहा है इसमें बेसिकली काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ ट्रायल चल रहे हैं। मतलब वो मैं देखता हूँ बात दफा बच्चे वहां पे क्रिकेटिंग में आए हुए होते, मतलब जो क्रिकेट की किट होती है, क्लास में लिए होते, पता चला वो आज उनको जो है ना ट्रायल चल रहे हैं। कुछ टीम के मेंटोर होते हैं जो अपने नाम से टीम डलवाते, तो वो सिलेक्ट कर रहे होते, तो वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप आ जाएंगे ग्राउंड में और हम आपको देखेंगे, ट्रायल लेंगे, 2-4 आप लोगों से बॉल्स करवाएंगे, बैटिंग, फिर हम उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट करके अपनी टीम टूर्नामेंट में, तो ऑलमोस्ट वो फाइनलाइजेशन पे, और आने वाले कुछ जुमेरात को इंशाल्लाह तो उनका एक टूर्नामेंट होने जा रहा है टीपीएल। तो अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था, शायद हुआ था वो, असल में तबानीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, कुछ दिनों पहले जो हुआ था वो था सीए का, अब जो होने जा रहा है वो एसीसीए का होने जा रहा है, ठीक है। तो बहरहाल अब उसमें जो है बेसिकली ट्रायल का मतलब समझा रहा हूँ। ट्रायल का मतलब तो दिस इज नॉट फाइनल, ये बैलेंस फाइनल नहीं है, ये बैलेंस क्या है? ट्रायल है। अब आप देखिए अकाउंटिंग, बिजनेस, ट्रांजैक्शन, जर्नल, जर्नल से उसके इंपैक्ट कहाँ गए? कैश का अलग लेजर, रिसीवेबल का अलग लेजर, पेबल का अलग लेजर, सेल्स का अलग लेजर, परचेज का अलग लेजर,
सैलरी का अलग लेजर, यूटिलिटीज का अलग लेजर, हर चीज का एक सेपरेट लेजर। फिर लेजर के हर लेजर के आखिर में क्या आ गए उसके बैलेंस, उसको कहाँ लिखते हैं आप लोग जाके, और आप लिखते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल का मतलब होता है दिस इज नॉट फाइनल, इसमें अभी एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है? अब ट्रायल में पता है क्या आ रहा होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। कल मैंने कहा नवंबर की 1 तारीख को मिस्टर ए ने रेंट पे किया। अब पूरी क्लास ने बोल दिया प्रीपेड रेंट डेबिट। एक अकाउंटेंट क्लास में ऐसी थी, उसने कहा कि रेंट एक्सपेंस डेबिट। अब दो अलग अलग अप्रोच, दोनों अप्रोच एक साथ नहीं चलती। दोनों अप्रोच एक साथ, या तो पूरी क्लास की अप्रोच चलेगी या इनकी अप्रोच चलेगी। अब उसमें होगा क्या कि जब आपका ट्रायल बैलेंस आएगा ना, ट्रायल बिफोर एडजस्टमेंट होता है, वो क्या होता है, उसमें या तो प्रीपेड में पूरे 60,000 रुपए आ रहे होंगे, या पूरे 60,000 रुपए किस में आ रहे होंगे, रेंट एक्सपेंस में। दोनों में से एक में आ रहे होंगे। अब वो तो सही नहीं है। अगर आपने पूरा 60,000 रुपए एक्सपेंस दिखा दिया वो भी गलत। अगर आपने पूरा 60,000 रुपए प्रीपेड मान लिया, क्योंकि अभी कुछ महीने गुजर गए और कुछ महीने का प्रीपेड किस पे कन्वर्ट हो रहा है, या जिस अकाउंटेंट ने एक्सपेंस बनाया था सारा एक्सपेंस नहीं हुआ, कुछ अमाउंट किस में कन्वर्ट करना है, प्रीपेड में। प्रीपेड में तो देखिए अब वो एडजस्टमेंट का वक्त है। ट्रायल इज नॉट फाइनल, दिस इज ट्रायल, यू नीड एडजस्टमेंट, यू नीड एडजस्टमेंट। आज मैं एडजस्टमेंट की ही बात करूंगा। फाइनल अकाउंट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फाइनल अकाउंट के सवाल मैंने कॉपी किया है आईसीएमए के पेपर का, वही सवाल आपको करवाने जा रहा हूं। लेकिन फाइनल अकाउंट की पहली सीढ़ी क्या है, एडजस्टमेंट। मैं एक मिनट सवाल आपके सामने रखता हूं ताकि आपको एक चीज समझ में आए। ये सवाल मैंने कॉपी किया अभी, ये आईसीएमए के ये पेपर में था। ये कौन से पेपर में था ये भी आपको दिखा दूं। ये देखिए 12 नंबर का सवाल आया था और ये 2016 फेब, मेरा खाली आखिरी अटेम्प्ट थी शायद। 2016 में आखिरी अटेम्प्ट हुई है एफएफए की मैनुअल। इसके बाद फिर टोटल ये क्या हो गया था, हाँ कंप्यूटर बेस हो गया था। तो ये एसन ट्रेडर्स के नाम से सवाल आया था। अब देखिए सवाल में आपको, ये सवाल मैंने कॉपी किया, स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये रहा, इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ एसन ट्रेडर्स। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज। तो आप लोग तो ट्रायल बैलेंस ऐसे ही बनाते थे, सारे हेड्स एक तरफ लिख दिए, कुछ के बैलेंस डेबिट है कुछ के बैलेंस। और ये भी आपको मैंने बताया था कौन कौन सी नेचर के बैलेंस डेबिट होते, एसेट और एक्सपेंस। कौन कौन सी नेचर के, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू। ये ट्रायल बैलेंस बराबर हो गया 581,000 पे इक्वल है। बट इसमें अभी क्या बाकी है, एडिशनल 1 2 3 4 5 6। इस पे मैं देख रहा हूँ अप्रूवल भी है, शायद प्री पेमेंट भी हो, बैड डेट्स भी हो, डेप्रिसिएशन भी हो, ये एडजस्टमेंट है। और एग्जामिनर ने 12 नंबर का सवाल लिया था, कितने नंबर का, और ये अभी भी आ रहा है पेपर में 10 नंबर का। 10 नंबर की आपसे वो पूछता है एडजस्टमेंट। अब ये कह रहा है प्रीपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, क्या बना दे, एडजस्टिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज ऑन दिसंबर 31 इन द जर्नल ऑफ एसन ट्रेडर्स। मैंने जर्नल का फॉर्मेट भी यहाँ पे स्केच किया हुआ है, उल्लू मौजूद। अभी मैं इस पे इसकी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज भी बनाऊंगा, और यही मेरा आज का टॉपिक है। तो अब ये बताना ये चाह रहा था कि ट्रायल इज नॉट फाइनल। ट्रायल मतलब ये आपका ट्रायल है, ये आपका अभी फाइनल नहीं है। आपको ट्रायल को फाइनल में कन्वर्ट करने से पहले इस पे क्या करनी है, एडजस्टमेंट, क्योंकि ये ट्रायल है। ट्रायल का मतलब दिस इज नॉट फाइनल। अब इस पे आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। अब जब एडजस्टमेंट कर लोगे ना, जब हम कल एडजस्टमेंट कर रहे थे तो पूरी क्लास ने कहा था 60,000 प्रीपेड, आफ्टर एडजस्टमेंट प्रीपेड कितना बचा था 40, एक्सपेंस कितना हो गया था 20। इन्होंने कहा था पूरा एक्सपेंस आफ्टर एडजस्टमेंट कितना प्रीपेड हो गया था आगे 40, कितना एक्सपेंस हो गया था 20। आफ्टर एडजस्टमेंट दोनों सेम हो गए थे। इसी तरह एक और एडजस्टमेंट थी, वो रिसीव करने वाला। वो रिसीव करने वाला तो जवेरिया कह रही थी कि अनड लाइबिलिटी, पीछे हमारे एक भाई थे आज नहीं है वो क्लास में, वो कह रहे थे कि सर ये इनकम है। 12 महीने का कुल्लू जायज, क्योंकि अभी ट्राई जब बैलेंस देखेंगे तो उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ईयर एंड पे हमने अगर पूरी लाइबिलिटी बनाई थी तो 2 महीने का क्या कन्वर्ट किया था, इनकम, और पूरी इनकम रिकॉर्ड की थी तो 4 महीने की फिर क्या बनाई थी, लाइबिलिटी। आखिर में रिजल्ट सेम हो गए थे। तो ट्रायल बैलेंस के बाद ये बेसिकली मैं आपको अकाउंटिंग साइकिल सिखा रहा हूं। ये अकाउंटिंग साइकिल इस तरह वर्क करती है।
अगला स्टेप क्या होगा? एडजस्टमेंट। तभी तो आपके सिलेबस में वो ट्रायल बैलेंस के साथ लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि अगर आप, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पसे मंदिर को रखो, हम ये सोचा करें हम जब काम कर रहे हैं हमारे पास बैग पे क्या मौजूद है। फिर से देखो, हम जब जर्नल जर्नल आते हैं हमारे पास क्या मौजूद थी? ट्रांजेक्शन के पीछे क्या हुआ? बिजनेस। अच्छा, फिर हम जब जीएल में जाते तो हम सामने क्या रखते? जर्नल। फिर जब टीवी बनाते तो क्या रखते? अब हम टीवी और एडजस्टमेंट को सामने रख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। यस, आफ्टर एडजस्टमेंट जो है ना, ट्रायल बैलेंस आप लोग तो नहीं बनाते हो, लेकिन एक ट्रायल बैलेंस और होता है जिसको कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ना, अब ये सिर्फ ट्रायल नहीं है, एडजस्टेड ट्रायल है। यानी ट्रायल को भी आपने क्या कर दिया? अब ये एडजस्टेड है। अब ये कुल्लू कंप्लीट, कुल्लू क्लियर। अब सारे रास्ते साफ कर दिए, अब इसको परमिशन मिल गई है, अब ये आगे जा सकता है। अब इससे हम बनाना सीखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में शायद थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। दो रिपोर्ट, एक को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ, या और एक को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ, एक सॉसी है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और एक एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ, बेसिकली ये नाम पहले दूंगा, इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी बनाती है ईयर एंड पे। अब ये नॉर्मली काम होता है ईयर एंड पे, साल के एंड पे। हम तो करते थे ना मंथली अकाउंटिंग, वो एक महीने बाद का ट्रायल बैलेंस बना दिया। मार्च की अकाउंटिंग की, मार्च की ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया, जर्नल से लेजर बनाए, लेजर से वो वहीं रुक गए, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट तो पड़ी नहीं है। मंथली, साल गुजरने के बाद जो ट्रायल बैलेंस आता है वो ईयर एंड का होता है, पूरे साल की इंफॉर्मेशन के बैलेंसेस, पूरे साल की इंफॉर्मेशन के बाद के, लेकिन होते वो भी ट्रायल है। फिर उस पर हम बोलते हैं अच्छा यार ये एसेट इतने सारे आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, इनके ऊपर क्या रिकॉर्ड कर दो? अच्छा ये रिसीवेबल में असलम भाई का पैसा तो डाउटफुल है, उसकी एडजस्टमेंट करो। अच्छा ये इतना प्रीपेड था, नहीं इतना तो एक्सपेंस हो गया है, इतना अनंत था, इतनी इनकम हो गई है, ये फलाना मसला था, इसको भी देख लो। तो वो सारी एडजस्टमेंट हम परफॉर्म करते हैं, सारी एडजस्टमेंट हम परफॉर्म करते वी नीड टू रिकॉर्ड। और फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आ जाता है, वो सही बैलेंस होते हैं। उन बैलेंस से हमें इजाजत मिल जाती है हम रेवेन्यू को एक तरफ करें और एक्सपेंस को एक तरफ करें। रेवेन्यू और एक्सपेंस को एक तरफ करके उसको क्या नाम देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल की मदद से क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये कल भी बात बताई थी, क्योंकि अब हम देखेंगे ना सब सवाल में जितनी भी रेवेन्यूज होंगी और जितने भी, अब सैलरी, इंश्योरेंस और इसके अलावा रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, सारा एक्सपेंस और सारी इनकम, इनकम आमदनी, एक्सपेंस खर्चे, अपनी इनकम में से अपने खर्चों को क्या करोगे? माइनस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। बैलेंस शीट इक्वेशन को प्रूफ करती है। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस, एसेट हमेशा बराबर होते हैं कैपिटल और ऐसा ही होगा बैलेंस शीट में जितने भी एसेट होंगे ना हमारे हेड में, कैश, बैंक, रिसीवेबल, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे एसेट एक तरफ लिखूंगा, दूसरी तरफ अकाउंट पेबल, बिल पेबल, सैलरी पेबल, लायबिलिटी प्लस इक्विटी यानी कैपिटल। और जो प्रॉफिट या लॉस आएगा, मैंने कल भी कहा था, उसका इंपैक्ट भी कहाँ जाके हिट होगा? या तो कैपिटल को बढ़ाएगा प्रॉफिट है तो, या कैपिटल को अगर लॉस है तो। अब ये जो आपके 5 खिलाड़ी हैं अकाउंटिंग के, ये अकाउंटिंग के 5 खिलाड़ी बेसिकली आपकी 2 रिपोर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ आपकी अकाउंटिंग मुकम्मल हो जाती है। तभी तो फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे आपकी। अब अपन सिर्फ फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हो तो फिर ये 7 चैप्टर क्यों है? ये एक क्यों नहीं है? 7 फ्लेवर है इसमें।
अब जैसे शुरू में हम पढ़ेंगे सोल ट्रेडर के अकाउंट, किसके अकाउंट? अब आप जाते ना ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी रहे, कोल्ड ड्रिंक सारी है वहां पे, पेप्सी भी है, कुछ लोग स्ट्रिंग पी रहे होते हैं, कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं शायद वो लाइट जिसमें पाकोला या मैरिंडा को पसंद करते हैं, कुछ लोग ज्यादा मतलब पेप्सी वगैरह को, हर बंदे का अपना एक टेस्ट है। तो डिफरेंट फ्लेवर के फाइनल अकाउंट। एक हम पढ़ेंगे सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या होता है? जो अकेला, अब ये एसन ट्रेडर, ये कंपनी नहीं है, एसन एक सोल ट्रेडर है। पेपर में एक सवाल आया है, जॉनी लिमिटेड। अब ये जॉनी लिमिटेड ये कंपनी है, लिमिटेड सोल ट्रेडर के नाम के साथ नहीं लगता, ठीक है। इसी तरह हम एक सवाल करेंगे, उसमें शायद लिखा हुआ है कि पता नहीं 5 स्टार या स्टार लिमिटेड या स्टार कंपनी। तो कब, हाँ, तो देखिए कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, कंपनी के लिए नाम ही काफी होता है। और सोल ट्रेडर में और कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। सोल ट्रेडर का बिजनेस बहुत लिमिटेड होता है, कंपनी का बिजनेस एक बड़े लेवल पे होता है। कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, सोल ट्रेडर में शेयर का कॉन्सेप्ट वो ट्रायल बैलेंस से ही आपको पता चल जाता है। कंपनी का नाम नहीं भी देखो ना, सोल ट्रेडर के ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट, लेकिन कंपनी के ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल होगा। सोल ट्रेडर शेयर इशू कर ही नहीं सकता, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शेयर सिर्फ कौन इशू करती है? कंपनी। तो हम पहले पढ़ेंगे सोल ट्रेडर के अकाउंट, फिर पढ़ेंगे कंपनी के अकाउंट, फिर पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकाउंट। पहले ट्रेडिंग कंपनी के, फिर ये चैप्टर है अलग अलग। चैप्टर नंबर 19 सोल ट्रेडर के अकाउंट, चैप्टर नंबर 20 ट्रेडिंग कंपनी के अकाउंट, चैप्टर नंबर 21 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अकाउंट। फिर उसका अगला चैप्टर दो, अगले 2 चैप्टर है वो लोग जो अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, जो सिंगल एंट्री पे चलते हैं, जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज, जो अकाउंटिंग के, उसको अकाउंटिंग कहती है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या कहती है? चैप्टर का नाम भी यही है, इनकम्प्लीट। उनके भी अकाउंट बनाएंगे, उनकी भी इंशाल्लाह बैलेंस शीट बना देंगे, उनको भी बता देंगे, हम सिखा देंगे हाउ टू प्रिपेयर सोसी, हाउ टू प्रिपेयर एसओएफपी। फिर 5वें नंबर पे वो लोग जो बिजनेस तो नहीं करते लेकिन दुनिया में उनका इनपुट, इनका आउटपुट, लाइक एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, सैलानी वेलफेयर, एदी वेलफेयर, चीपा वेलफेयर, और भी है बहरहाल बहुत सारे वेलफेयर है। जो आईसीएम है पाकिस्तान, जो कि सोशल वेलफेयर के तौर पे काम कर रहा है, लोगों की खिदमत कर रहा है, जिनका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, ठीक है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखें हम उनके अकाउंट भी इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। इसी तरह फिर कैश फ्लो और रेशो। तो देखिए अब यहाँ पे हम सवाल की तरफ जा रहे हैं, और सवाल में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, प्रीपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। और एडजस्टमेंट कौन सी तारीख को बन रही है? ईयर एंड पे। कल भी मैं ईयर एंड पे बना रहा था, वहां लिख रहा था साइड में एडीजे, एडजस्टमेंट इन द जर्नल ऑफ एसन ट्रेडर्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया हम किसकी अकाउंटिंग करने जा रहे हैं? एसन ट्रेडर्स की, राइट। तो ऐसे लिख दे एसन ट्रेडर्स, राइट। हम किसकी अकाउंटिंग करने जा रहे हैं? और हम एसन ट्रेडर्स की कौन सी एंट्रीज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं? या एडजस्टिंग एंट्रीज। कौन सी तारीख को? राइट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एडजस्टिंग डेटा।
हाजा एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है सारी, ठीक है, सारी एडजस्टमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी ये इंफॉर्मेशन अभी आपको रिकॉर्ड, यस, फॉलोइंग एडिशनल मालूमात इस दस्तियाब फॉर एसन ट्रेडर्स एज ऑन दिसंबर 31, 2000। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले बता रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 6000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, यानी एहसन भाई कह रहे हैं मेरे पास ईयर एंड पे कितने हजार रुपए की इन्वेंट्री बच गई, इन्वेंट्री बच गई, सारा माल तो नहीं बिकता ना भाई, क्या साल का आखिर है लूट सेल लगा देंगे, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, आज आखिरी दिन है, सारा माल बेच के जाना है, ईयर एंड है, कल नया साल, हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, नया बिजनेस शुरू करेंगे, ऐसा होता है नहीं। जो माल बच गया कोई बात नहीं, आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग है, कितने रुपए का माल बच गया, इसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री एक टाइटल है, उसकी नेचर होती है एसेट। क्या नेचर होती है, तो एसेट को डेबिट करूंगा। अच्छा, अब यहाँ मैं चाहूँ तो डेट लिख दूं, डेट में से ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं, तो आप यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हैं, मसला ये क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग भी नहीं है, एडजस्टिंग एंट्रीज। ये कौन सी एंट्रीज है, अब आपने बोला इन्वेंट्री डेबिट, किसको डेबिट करेंगे, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी जो बच गई। अच्छा, अब यहाँ पे असल में मसला पता है क्या है जवेरी, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखिए जवेरी शायद समझिए, वो सर तो कल तक बड़ी तकरीर करते थे, ओपनिंग और एंडिंग की कोई डबल एंट्री नहीं होती। मसला ये है असल में, ये देखिए ये टाइटल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, लुक एट दिस, वेयर इज दिस, हेयर इज दिस, परचेजेस, क्या लिखा भाई। अब एहसन भाई सारा साल परचेजिंग करते रहे, अब एहसन भाई जब परचेजिंग कर रहे थे तो एहसन भाई ने कौन से टाइटल को डेबिट किया सारा साल, परचेजिस को। कौन से टाइटल को, परचेजिस को। कौन से टाइटल को, परचेजिस को। परचेज की निस्बत क्या है, एक्सपेंस। परचेज की निस्बत एक्सपेंस। अब आप मुझे बताएं कि साल के एंड पे सारा माल बिक गया, ठीक है, वही वाली इन वाली अप्रोच। आप लोग कहते थे प्रीपेड एसेट, ये कहती थी नहीं रेंट एक्सपेंस। तो अब वो जो खरीद रहा है माल, हालांकि वो इन्वेंट्री है, लेकिन हम डेबिट किसको करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, दो सिस्टम होते हैं, एक होता है परपिचुअल, तो ज्यादातर हम आपको पीरियोडिक पढ़ाते हैं, और इनिशियली हम किसको डेबिट कर रहे होते हैं, परचेज। इसने सारा साल परचेज को डेबिट किया, साल के एंड में कितने का माल बच गया, तो वो एक्सपेंस है या एसेट है। अब उसको किस पे कन्वर्ट करना है, अब उसको हम किसको डेबिट करेंगे, इन्वेंट्री को हमने क्या करना है, डेबिट। अब यहाँ पे बिल्कुल आप लोग के ध्यान में एक सही अल्फाज आ रहा है, लेकिन अल्फाज का चुनाव मैं कुछ और करूंगा। अब यहाँ स्टूडेंट कह रहे हैं कि परचेज को क्रेडिट करें, लॉजिकली परचेज ही क्रेडिट हो रहा है, लेकिन परचेज जो है ना वो क्लोज हो जाता है, और वो क्लोज होता है एक अकाउंट पे जिसके बहुत सारे नाम है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, इसको इनकम एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं, इसको एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी भी कहते हैं, इसको सॉसी भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको एसओपीएल भी कहते हैं, और उसका एक नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है, तो यहाँ हमारा एग्जामिनर ज्यादातर यूज करता है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट, तो हम इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट। मैं यहाँ पे अभी बात दोहराता हूँ, एक बात आपको समझाने के लिए। कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर वो अभी आपने बोला कि एहसन भाई सारा साल माल खरीदते रहे, तो कौन सा टाइटल डेबिट करते रहे, तो जिसकी वजह से परचेज का लेजर बना, और फिर परचेज के लेजर का टोटल बैलेंस आया, और वो बैलेंस कहाँ नजर आ रहा है, 1,25,000 का बैलेंस कहाँ नजर आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में। तो क्या सारा 1,25,000 का माल अभी भी पड़ा हुआ होगा, बहुत सारा माल तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सिर्फ कितने रुपए का माल पड़ा, अब जो बच गया वो नहीं बिका, वो एक्सपेंस है या एसेट है, लेकिन अभी तो हमने परचेज में डाला हुआ था, तो हमने परचेज को खत्म करना है, उसके बदले किसको डेबिट करना है, इन्वेंट्री को आपने डेबिट किया, ये एसेट है, ये एक्सपेंस। अब परचेज भी क्लोज हो चुका होता है, कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, इसको ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, इसको प्रॉफिट एंड कोई भी अकाउंट कह सकते हैं। बहरहाल मैंने उसको क्रेडिट करके अपने पास इन्वेंट्री को डेबिट किया। तो ये पहली एडजस्टमेंट है
जो कि हमने रिकॉर्ड की है इन्वेंट्री की। किसकी रिकॉर्ड की है? अब मैं दूसरी एडजस्टमेंट कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज कैलकुलेटेड। इक्विपमेंट का कितना है? बिल्डिंग का कितना है? फर्नीचर फिक्सचर का 3 एसेट है। इसका मतलब है ऊपर देखिए जरा, एक इसके पास है बिल्डिंग, अच्छा वैसे तो लैंड भी है लेकिन लैंड डेप्रिशिएट, एक एसेट इसके पास इक्विपमेंट, एक एसेट इसके पास। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे शायद सर वो ऊपर भी तो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। नहीं, वो पुराना है, वो पुराना होता है। वो क्या होता है भाई, एक मिसाल दूं ना, मैंने एक एसिड खरीद लिया 10 लाख रुपए का, पहले साल उस पर 1 लाख का क्या रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरे ट्रायल बैलेंस पे 10 लाख का एसिड आ रहा है और 1 लाख का एक्यूमुलेटेड। दूसरा साल हुआ फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन। अब मेरे ट्रायल बैलेंस में 10 लाख का एसिड आ रहा है, 2 लाख का एक्यूमुलेटेड। तो तीसरा साल आएगा फिर रिकॉर्ड करूंगा। तो ये तो पुराने सालों का है, ये पुराने सालों के एक्यूमुलेटेड है। इस साल का जो है ना, अब ये कैसे पता चलता है इस साल का है? अगर आपको इंग्लिश पढ़ना आती है तो ये फॉर द ईयर क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज कैलकुलेटेड। अच्छा ये तो बड़ा शरीफ एग्जामिनर था, इसने आपको कैलकुलेट भी करके दे दिया। नॉर्मली आपको कैलकुलेट करके वो आपको मेथड बताता है, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग, याद है मैंने पढ़े थे फार्मूले। ऊपर कॉस्ट भी मौजूद होती है, ऊपर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन भी होती है। तो आप ऊपर ट्रायल बैलेंस से इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके डेप्रिसिएशन खुद कल से सवाल जो करेंगे इंशाल्लाह उसमें हम खुद कैलकुलेट करेंगे। अच्छा अब आ जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना आप जो कुछ पढ़कर आ गए हो ना, अब उसकी क्या करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन। तो डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या रिकॉर्ड होती है? डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा अब मसला ये, एक्सपेंस तो हम वन शॉट डेबिट कर सकते, लेकिन एक्यूमुलेटेड सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड ऊपर भी देखना ट्रायल बैलेंस पे एक नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर। यहाँ पहले इक्विपमेंट दिया हुआ है, फिर बिल्डिंग दिया हुआ है, फिर फर्नीचर। मसला नहीं, आगे पीछे कर दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, क्योंकि फिर माइनस भी तो अपने अपने हेड से करने होते इसको। कंपाउंड एंट्री बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्नीचर। अच्छा अब इधर आ जाए, ये आपके पास तीनों अलग अलग अक्यूमुलेटेड मौजूद है, इक्विपमेंट, बिल्डिंग और फर्नीचर। 9750, 8000 और 3400, एम आई राइट? हाजा 9750। उसके बाद 3400। ओके, व्हाट अबाउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? 21,150। ओके। अच्छा अब इसमें हमारे पास तीसरी एडजस्टमेंट, राइट? अब ये थोड़ी इंग्लिश है और इंग्लिश लिखी हुई है कि एक्रूड इंटरेस्ट, कल बताया था एक्रूड इनकम भी है, एक्रूड जिस बंदे को देना है उसका एक्सपेंस, जिसको लेना है उसकी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अमाउंटिंग टू ₹3,000। आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अब मैं आपको देखिए प्रूफ भी करता हूँ। देखिए ये इन्होंने आपको ऊपर दिया हुआ है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्या दिया हुआ ये? अच्छा ये तो ड्यू तो आगे जाके होगी, अभी तो हम 2015 में है। लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे के कर्जे, ठीक है। जब लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं ना, उस पर क्या देना पड़ता है? कितने का लोन लिया है? अच्छा सवाल में एक बात लिखी थी जो मैंने अपने हिसाब से देख ली, क्या इसका इंटरेस्ट का रेट मुझे पता चल गया, 10%। बताऊंगा कैसे। 1,20,000 का 10% कितना होता है? वेरी गुड, 1,20,000 का 10%। अब ट्रायल बैलेंस मुझे कह रहा है कि मैं कितना इंटरेस्ट पे कर चुका हूं। ट्रायल बैलेंस में जो आता है ना वो पे हो गया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वही आएगा जो आपने रिकॉर्ड किया है, और रिकॉर्ड वो होगा जो आपने पे कर दिया है। तो ट्रायल बैलेंस में जो आ रहा है वो आप पे कितना इंटरेस्ट पे कर चुके,
हालांकि ये कहानी समझ नहीं थी तो मैं समझा रहा हूँ आपको, बस ये तो नीचे खुद ही लिखा हुआ है कितना इंटरेस्ट अभी भी पे करना बाकी है। अब ये 3,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, ये पे करना है, तो करना है वो आपकी एक तरफ एक्सपेंस, दूसरी तरफ लाइबिलिटी। इनकम तो उसकी जो सामने वाले की, हम सामने वाले की अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो एसएन की अकाउंटिंग। तो एसएन बोलेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। नहीं नहीं भाई, 1 साल का होगा, हर साल का होता है जी। ये तो मैंने बता दिया, मुझे नजर आ गया तो है। 9 पे कर चुका है भाई, 9 पे कर चुका, कितना पे करना बाकी? ये तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया, रेट दिया भाई मैंने आपको खुद से कैलकुलेट करके। बहरहाल इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, हाउ मच इज दैट? 3,000 का मतलब, अच्छा 3,000 का मतलब 3,000। अच्छा, उन्होंने एससीसी वालों ने रात को 2 कॉमेडियन भी बुलाए हुए थे। हाँ भाई, उसने ऐसी कॉमेडी की है, ऐसी ऐसी बातें उसने हंसाई है, बस क्या बताऊं। बार जो है ना, हाँ उसने बिल्कुल बड़ा, वो पढ़े लिखे कॉमेडियन थे भाई। नहीं वाकई पता चल जाता है, जब बंदा सामने आता है ना, जब गुफ्तगू करते हैं ना, तो फिर हाईली पेड होते हैं भाई ये लोग। ऐसी बात है, एक तो इवेंट भी जहाँ था, और जिनका इवेंट था उनके लिए पैसों का मसला ही, एसीसी वालों के लिए क्या मसला है यार, उल्लू अमीर। तो बहरहाल नाउ कम टू द पॉइंट, और पॉइंट ये है नेक्स्ट हमारे पास, अनएक्सपायर इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू रुपीज। अब देखो अनएक्सपायर, ऊपर जरा आओ, ऊपर आओ ट्रायल बैलेंस में, प्रीपेड इंश्योरेंस, ओह माय गॉड, इधर देखो प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी दी, कितनी इंश्योरेंस पहले से पे कर दी थी। अच्छा, अकाउंटेंट जो ना पूरी क्लास थी, क्योंकि पूरी क्लास ने कल भी प्रीपेड लिखवाया था, तो इन अकाउंटेंट ने इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया था, प्रीपेड। अब ये कह रहे हैं 11,000 में से 10,000 का इंतकाल हो गया है, 10,000 इंश्योरेंस इंतकाल हो चुकी है। क्यों? अनएक्सपायर कितनी पड़ी हुई है सिर्फ, आपने पे कितनी की थी, और जब आपने पे की थी कौन सा टाइटल यूज किया था, कितने से रिकॉर्ड किया था, 11,000 में से आज सिर्फ कितना जिंदा है, कितने का इंतकाल हो गया। अब 10,000 का प्रीपेड जो कि हाजा मौजूद ऑन द डेबिट साइड, 10,000 का प्रीपेड जो कि कौन से साइट पे मौजूद है, उसको खत्म करके क्या करूंगा, और किस में कन्वर्ट करूंगा, वेरी गुड, क्या एंट्री बनाऊंगा। हाँ बोले शाहनवाज, बोले इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस। देखिए कल जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो रेंट था, तो वह रेंट एक्सपेंस दे रहे थे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए आप माशाल्लाह कुछ समझदार है, और मैं अगर आपको यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन कर दूं, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने इनिशियली कितनी इंश्योरेंस पे की थी ये बता दें, ये कैसे पता चल रहा है, ट्रायल बैलेंस पे रिकॉर्ड हुई है, और किस टाइटल से रिकॉर्ड हुई है, पहले से पे किया था प्रीपेड लिख दिया, क्या ईयर एंड पे वो सारा प्रीपेड जिंदा रहता है, ये तो बोले सिर्फ कितना जिंदा है आज, अनएक्सपायर इंश्योरेंस जो एक्सपायर कितनी है, 11,000 में से कितनी एक्सपायर है, तो कितनी एक्सपायर हो गई। अब 10,000 का प्रीपेड अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा तो मैं पूरा का पूरा प्रीपेड बैलेंस शीट पे दिखा दूंगा। अब बैलेंस शीट पे सिर्फ कितना प्रीपेड जाएगा और कितना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाएगा, तो मुझे 10,000 से एक्सपेंस को डेबिट करके 10,000 से प्रीपेड को कम करना है ताकि मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ। अब देखिए एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड हो गया, 10,000, प्रीपेड पहले कितना मौजूद था, अब 11,000 थोड़ी रहा,
ठीक है, मैंने 11 में से 10 क्रेडिट कर दिए। एसिड था, डेबिट था, एसिड पड़ता है तो एसिड को क्रेडिट किया 10,000 से, अब सिर्फ कितना बच गया, कुल्लू क्लियर, राइट। नेक्स्ट, अब आप देखिए, अब ये एडजस्टमेंट आ गई प्रीपेड की। इससे पहले एडजस्टमेंट किसकी आई, एक्रूवल की। उससे पहले एडजस्टमेंट किसकी आई, डेप्रिसिएशन की। उससे पहले एडजस्टमेंट किसकी आई, इन्वेंट्री की। अब एडजस्टमेंट है आपके सामने बैड डेट्स की। अब इधर देखिए, एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अंडर एजिंग मेथड, ये मतलब एजिंग करते, एजिंग पढ़ाई थी मैंने आपको, वो भी तरीका है। शोड दैट डेट्स अमाउंटिंग टू ₹225 वर नॉट रिकवरेबल एंड वर टू बी रिटर्न ऑफ। फातिया पढ़ने की बात कह रहे हैं, ये जो आपको ऊपर 1000 रिसीवेबल कुल्लू मौजूद एंड रिसीवेबल मौजूद है कितना, 7000। ऑल दो इनके पास एक वो भी बना हुआ है, अनाउंस फॉर 500 रुपए पे डाउट भी है। डाउटफुल डेट इज समथिंग डिफरेंट, या एक होता है बैड डेट्स, एक होता है हाजा बैड डेट्स और डाउटफुल डेट। हाजा दिस डाउटफुल डेट है, 7,500 में से 500 तो डाउटफुल है, बाकी रह गए 7,000। अभी 7,000 में एक कस्टमर है, उससे कितना पैसा लेना है, और वो जो है ना उसकी हालात अच्छी है, नॉट रिकवरेबल। इशारा फातिया पढ़ने का, फातिया पढ़ने के लिए अल्फाज क्या दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर दे, बंद कर दे, स्विच ऑफ, राइट ऑफ कर दे, पैसा राइट ऑफ की एंट्री आती है। क्या एंट्री बनाते, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं इसको। हाँ, जो टाइटल सवाल में बेहतर वही होता है, वो यूज किया जाए, ट्रेड रिसीवेबल। कुल्लू से अकाउंट रिसीवेबल का दूसरा नाम, कितने से राइट ऑफ करूं, 225 रुपए से फातिया पढ़ ले। इज दैट क्लियर? अच्छा भाई, लास्ट एडजस्टमेंट, और लास्ट एडजस्टमेंट ये है कि हमारे पास, लुक एट दिस, फरमाते ऑफिस सप्लाईज बैलेंस, ऑफिस सप्लाईज एट ईयर एंड, सिर्फ कितने की सप्लाई जिंदा है आज। ऊपर देखो जरा, ऊपर कह रहे ओ माय गॉड, हमने सप्लाईज कितने की खरीदी थी, बाकी सप्लाई इंतकाल कर दी। यानी अब वो सप्लाई इस्तेमाल हो गई, तो किस पे कन्वर्ट हो जाएंगी, एक्सपेंस में। भाई आपकी जेब में 50,000 रुपए थे, अब आप देख रहे हैं यार 40,000 रुपए, 10,000 रुपए कहाँ गए, एक्सपेंस होगा भाई, खर्च कर लिए। सप्लाईज ऊपर ट्रायल बैलेंस पे जो खरीदी थी वो रिकॉर्ड की थी ना भाई, कितने की खरीदी थी, आज कितनी जिंदा है। ऑफिस सप्लाईज बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर ओनली, तो 1350 की ऑफिस सप्लाईज किस में कन्वर्ट कर दूं, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज को एसेट को क्रेडिट करो, वालेकुम सलाम। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और ऑफिस सप्लाईज को